देश का दुश्मन कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर हमले करने की साजिश रचती है, उनकी खबर तक ये सरकार को नहीं लगती। ये बहुत ही गंभीर बात है। यहाँ संसद में लोग घुस जाते हैं, हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं है। वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट घुसते हैं, हमारे जवानों के ऊपर हमला करते हैं, उसकी खबर नहीं। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हवा में बातें करते हैं। कल का जो पुंछ में हमला हुआ है, ये हटाया है, हमने आपका समर्थन किया है, तो हमारे जवानों की रक्षा कौन करेगा? बिना लड़े हुए हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। ये क्या चल रहा है? क्या आप फिर एक बार राजनीति करना चाहते हैं जवानों की शहादत की? क्या फिर एक बार पुलवामा जैसे इस विषय पर 2024 में लोगों के पास जाकर वोट मांगना चाहते हो? क्या आप इतने निर्घृण और क्रूर बन गए हो राजनीति के लिए अपने? ये बहुत गंभीर बात है। मैं तो कहता हूं ये पुलवामा की रिपीट ऑफ पुलवामा है। ये जवानों की संख्या कम है, पुलवामा में 40 थे, यहाँ 5 है, लेकिन उसके पहले भी आप देखिए 2 महीने में कितने जवानों की हत्या हो गई। 2 महीने में जवानों की हत्या का आंकड़ा देखिए, आप कहाँ उठेंगे? क्या कर रही है सरकार? और संसद चलने नहीं देते। अगर हम उस पर सवाल उठाएंगे, हमने जब सवाल उठाया कि संसद में लोग कैसे घुस गए, तो हमको निलंबित कर दिया संसद से। अब हम ये पुंछ के बारे में सवाल पूछेंगे तो हमको दिल्ली से भी निकाल देंगे, देश से निकाल देंगे, लोग खत्म कर देंगे हमारी सदस्यता। सवाल मत पूछो। ये कौन सी लोकशाही है? कौन सा लोकतंत्र है? सर, वही बात करें, लोकसभा के बाद राज्यसभा में 3 क्रिमिनल बिल पास किए गए। वहीं अमित शाह ने कहा जो पहले चलता था तारीख पे तारीख, वो खत्म हो जाएगा। अरे तारीख पे तारीख तो चलता ही रहेगा। जब आपकी बारी आती है तो तारीख पे तारीख चलती है। सबसे बड़ा क्राइम इस महाराष्ट्र में हुआ है। जिस तरह से विधायक को तोड़कर खरीदकर एक सरकार बनाई है गैर कानूनी संविधान के खिलाफ, वो तारीख पे तारीख चल रही है ना। आप उस बारे में बोलो, वो भी क्राइम है। तारीख पे तारीख की बात मत करिए जब आपके सुविधा के लिए तारीख पे तारीख हो जाता है। सर, बात करते हैं राम मंदिर का। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लगभग 7,000 से ज्यादा लोगों को, वीआईपी लोगों को निमंत्रण दिया गया। हालांकि शिवसेना का बड़ा योगदान था राम मंदिर को लेकर, लेकिन अभी तक निमंत्रण क्या? देखिए, जिसका योगदान है उनको कभी नहीं बुलाएंगे। निमंत्रण नहीं आया अब तक तो नहीं आया है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा बाला साहब ठाकरे जी का और शिवसेना का। तो हमको हमारा योगदान का हिस्सा नहीं मिलेगा। सब कुछ तो ये लोगों ने किया है ना। अगर आप राम मंदिर की क्रेडिट लेना चाहते हो तो देश में आज जो हो रहा है, पुंछ में हो रहा है, संसद में घुसपैठ हो रही है, उसकी भी जिम्मेदारी लो भाई। क्या शिवसेना अगर निमंत्रण नहीं आता, शिवसेना क्या राम मंदिर उद्घाटन में जाएगी? देखिए, राम मंदिर किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है, जागीर नहीं है। राम मंदिर अयोध्या में राम का मंदिर होना है सबसे हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा योगदान रहा है। लेकिन हम उसका राजकीय उत्सव नहीं मनाना चाहते, हम उसके ऊपर वोट नहीं मांगना चाहते। ये सब उनका पॉलिटिकल इवेंट होने के बाद जरूर हम लोग जाएंगे वहाँ और राम लल्ला का दर्शन भी लेंगे और राम लल्ला हमें आशीर्वाद भी देगा। क्या है? मायावती ने सर बड़ा स्टेटमेंट दिया। हालांकि इंडिया अलायंस गठबंधन पर कभी भी सवाल बनाया, मायावती गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं होगी। उसके तरफ उनके बाद इस मायावती का बयान आया है कि देश हित के लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, मैं बहुत ही सकारात्मक रूप से लेता हूँ बहन जी का बयान। बहन जी के बारे में तरह तरह के अफवाह लोग उड़ा रहे थे। बहन जी के बारे में इंडिया अलायंस में चर्चा भी हुई है। बहन जी और समाजवादी पार्टी में कुछ जरूर मतभेद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं
तो ये सबसे बड़ी बात रहेगी। और अगर ये होता है तो ये देश में परिवर्तन 100% हो जाएगा। तो मायावती जी ने यानी बहन जी ने अगर ये बात कही है तो देश के राजनीति के लिए बड़ी बात है। सर, कांग्रेस ने कहा है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से एमपीज को सस्पेंड किया गया वो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी है। प्रोटेस्ट वर्सेस प्रोटेस्ट चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने कल ही कहा, जिस तरह से हम सबको निकाला, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, चाहे वामपंथी हो, जिस तरह से निकाला है, उनकी मांग क्या थी कि चर्चा करिए। जिस तरह से संसद पर हमला हुआ है, बेरोजगार युवक घुस गए थे, उसके ऊपर चर्चा करना चाहते, हमको निकाल दिया, सबको निकाल दिया ना। तो ये क्या, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? ये ठोकतंत्र से भी ऊपर बन गया अब ये लोग। क्रिमिनल बिल्स भी पास किए गए इसी देखिए, इसीलिए तो हमको निकाला गया ना सदन से कि कोई विरोध न करे, वो विरोध नहीं चाहते, इसलिए तो सबको निकाल कर वो पूरा संसद का और लोकतंत्र का स्मशान घाट बना दिया है, शमशान घाट बना दिया है बस, और उनके ऊपर लोग राज कर रहे हैं। राहुल से एक और सवाल जानना चाहिए, भारत की कुश्ती पहलवान जो है साक्षी मलिक, उन्हें कल रेसलर में ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। क्योंकि सवाल ये था ब्रिजभूषण सिंह को लेके कुछ महीने पहले कुश्ती महासंघ में जो राजनीति चलती है उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन साक्षी मलिक ने जिस तरह से अपनी बात रखी है और कुश्ती को अलविदा कहा है, वो देश के लिए पीड़ादायक है। आता बोला शिवसेनेला माननीय उद्धव ठाकरेंना निमंत्रण नाही, यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा निमंत्रण दिलं नसतं, कारण हे श्रेय घेण्याचा राजकीय चढाईचा एक भाग बनलाय राम मंदिराचा उद्घाटन सोहळा। अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यात शिवसेनेचं योगदान फार मोठं आहे, हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं योगदान मोठं आहे। थंड्या बस्त्यात पडलेला प्रश्न उद्धव ठाकरे तिथे गेल्यामुळे परत एकदा त्याची नसती सुटली, पण आम्हाला ते बोलवणार नाहीत। याचं कारण असं आहे की उद्धव ठाकरे तिथे गेले तर तिथे पुन्हा एकदा शिवसेनेचा जय जयकार होईल, बाळासाहेब ठाकरेंचा जय जयकार होईल, उद्धव ठाकरेंचा जय जयकार होईल। त्याच्यामुळे ज्यांचं योगदान आहे त्यांना ते सन्मानाने कधीच बोलवणार नाही। पण अर्थात प्रभू श्रीराम हे सगळ्यांचे आहेत, ते एका राजकीय पक्षाचे किंवा एका नेत्याची जागीर नाही। त्यांचा राजकीय सोहळा होऊन जाऊ द्या, मग आम्ही धार्मिक उत्सव जाऊन करू। सर, आपने सामना में ये लिखा है कि होय नाही, एक लक्षात घ्या की सर्व काही राजकीय सोयीनं आणि राजकीय फायद्यासाठी चालतं। लोकसभा राज्यसभा चालू देत नाही, तिकडे खासदारांचं निलंबन केलं, इकडे विधानसभा गुंडाळली जाते। एक प्रकारे या देशातून संसदीय लोकशाहीला पायदळी तुडवण्याचा कार्यक्रम अगदी योजनाबद्ध रीतीने सुरू आहे। त्यात आता महाराष्ट्र सुद्धा आपलं पाऊल पुढे टाकतोय, हे दुर्दैव आहे। देशाची सुरक्षा याचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने पूर्णपणे खेळखंडोबा केलेला आहे, पूर्णपणे खेळखंडोबा। काल पुंछमध्ये 5 जवानांच्या हत्या झाल्या, त्यांच्या लष्करी वाहनांच्या ताफ्यावर हल्ला झाला। एका बाजूला या देशाचे गृहमंत्री, प्रधानमंत्री हे 370 कलम न्यायालयानं हटवल्याचा निर्णय पक्का केल्याबद्दल उत्सव साजरा करतात, विरोधकांवर टीका करतात, काश्मीर आमच्यासाठी सुरक्षित असल्याचं सांगतात। पण एका बाजूला संसदेमध्ये घुसखोरी होते, बेरोजगार तरुण घुसतात, संसदेच्या सुरक्षेला तडीत मारतात, तिथे आमची चर्चा होऊ दिली जात नाही। संसदेतून खासदार निलंबित केले जातात, 150 खासदार निलंबित केले, आणि त्याच वेळेला त्या आनंदात मशगूल असलेलं सरकार आम्हाला काढलं, आम्ही 150 खासदारांची हत्या केली, मुंडकी उडवली। त्याच वेळेला काश्मीरमध्ये, पूंछमध्ये लष्करी जवानांच्या वाहनाच्या ताफ्यावर
पुलवामाप्रमाणे हल्ला केला जाऊन 5 जवान शहीद केले जातात, हे या देशाचं दुर्दैव आहे. लक्षात घ्या. हे काल जे झालं पुंछमध्ये, हे मिनी पुलवामा आहे. पुलवामाविषयी आजही त्या हल्ल्याविषयी संशय आहे. नक्की काय झालं, सुरक्षा व्यवस्थेत नक्की काय चूक झाली, आणि काल पूंछच्या बाबतीत सुद्धा लोकांच्या मनात त्या शंका आहेत. गेल्या 2 महिन्यामध्ये काश्मीर खोऱ्यात राजौरी, पूंछ, बारामुल्ला, बरं का, येथे 100च्या वर जवान मारले गेले आहेत. या सरकारला लाज वाटत नाही. काल एकाच वेळेला 5 जवान मारले गेले. सरकार उत्सव कोणता साजरा करत आहे आणि कोणासाठी? विरोधी पक्षांची, खासदारांची कत्तल करायची आणि त्याच वेळेला आपल्या जवानांची कत्तल उघड्या डोळ्यानं पाहून राम मंदिराच्या घंटा वाजवायला जायचं. या घंटांच्या डोक्यात आपटल्या पाहिजेत. बोलिए, आपका क्या है? जगदीप धनखड़ के बारे में आपने सामना में लिखा है, उन्होंने कहा है कि जाट कम्युनिटी का ये इंसल्ट है अगर उनकी किसी कम्युनिटी का इंसल्ट नहीं होता इस प्रकार से. किसी, देखिए, कोई किसी जात विशेष का उल्लेख करके कोई मिमिक्री नहीं होती. लालू यादव जी के सामने राजू श्रीवास्तव उनकी मिमिक्री करता था, तो यादवों का अपमान हो गया? आप मुझे बताइए. देखिए, ये कला है. साक्षी मलिक जाट है ना, कल रो रही थी, किसका अपमान हो गया? साक्षी मलिक जो इस देश की सबसे बड़ी रेसलर है, उसके आंसू किसी को दिखते नहीं, धनखड़ जी को दिखते नहीं. वो भी जाट थी ना, वो भी जाट है ना, तो किसका अपमान हो गया? वो कही कि मैं जाट हूं करके, मैं देश की बेटी हूं. बोली, मैं देश की बेटी. संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति अगर अपनी जात का उल्लेख करके राजनीति करते, कोई भी हो, तो समझ लो ये देश खत्म हो रहा है. चलिए, थैंक यू. महाराष्ट्रात 25 जागेवर काँग्रेसने रमेश दाखले 48 लढाव्यात. 48 लढाव्यात. मला माहित नाही बातमी कोणी दिली. कालच आम्ही माननीय खरगे साहेबांबरोबर बसलो होतो. हे बहुतेक इकडल्या नेत्यांना माहीत नसेल. आम्ही उद्धवजी ठाकरे जेव्हा दिल्लीत आले तेव्हा सन्माननीय राहुल गांधीजी, सोनिया गांधी, खरगेजी, वेणुगोपालजी आणि उद्धव ठाकरे आणि मी, आदित्यजी, अशा आम्ही एकत्र बसून अर्धा तास चर्चा केली महाराष्ट्रावर. त्या चर्चेत काय घडलं आणि काय ते आम्हालाच माहिती आहे. जागा वाटपाची चर्चा महाराष्ट्रातील, ही महाराष्ट्रात होणार नसून ती दिल्लीमध्ये होईल आणि हायकमांड समोर होईल. आम्ही 23 जागा लढवतो, हे आम्ही दिल्लीच्या काँग्रेसच्या नेत्यांना स्पष्ट सांगितलेलं आहे. आणि आमचे संबंध दिल्लीतल्या काँग्रेस नेत्याशी अत्यंत मधुर आहे. मग सोनियाजी असतील, राहुलजी असतील, खरगेजी असतील किंवा वेणुगोपालजी असतील, आम्ही 23 जागा लढतो. प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा अंतिम टप्प्यात आलेली आहे आणि प्रकाश आंबेडकर या महाविकास आघाडीचे आणि इंडिया आघाडीचे घटक असावेत याविषयी आमची दिल्लीमध्ये सविस्तर चर्चा झालेली आहे. क्या है? ये सवाल हिंदी में जानना चाहेंगे. जिस प्रकार से महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव की बात करें, 48 सीटें, उसमें शिवसेना कितनी सीट लड़ेगी, क्या कुछ चर्चा? देखिए, अगर कोई यहाँ के नेता के हवाले से कोई न्यूज़ पब्लिश होती है कि कांग्रेस इतनी सीटें लड़ती है, तो उनकी मर्जी है. वो 48 सीटें भी लड़ सकती है महाराष्ट्र में. लेकिन मैं कल ही खरगे जी के साथ बैठा था. उससे पहले उद्धव ठाकरे साहब दिल्ली में थे, आदित्य जी दिल्ली में थे. उद्धव जी, आदित्य जी और मैं खुद इंडिया मीटिंग से पहले राहुल जी से मिले हैं हम. वहाँ सोनिया जी भी थी, मैडम थी. वहाँ खरगे साहब थे, वहाँ वेणुगोपाल जी थे. उनके सामने महाराष्ट्र के सीट शेयरिंग के बारे में हमारी बहुत ही सविस्तर चर्चा हुई और ये तय हुआ है महाराष्ट्र का जो सीट शेयरिंग है 3 पार्टी या कांग्रेस का, वो हम दिल्ली में करेंगे. महाराष्ट्र में कोई एक नेता नहीं है तो निर्णय ले सकते हैं. अगर नेता है तो उनको अधिकार नहीं है निर्णय लेने का, बार बार दिल्ली में पूछना पड़ता है. तो बेहतर है कि हम दिल्ली में आकर बैठे आपके सामने और एक
2 घंटे में हम सीट शेयरिंग पूरा कर देंगे। लगभग सीट शेयरिंग पूरा हो गया है। सर, गुजरात म्हणजे विकास असेल बॅनर लावण्यात आले। शिवसेना कितनी सीटें आप लोग मांग कर, हालांकि आप कह रहे चर्चा भी की, कितनी सीटें आप हम 23 सीटें लड़ेंगे। 23 सीटें। हम 23 सीटें इसलिए लड़ेंगे कि हम हमेशा इतने सालों से महाराष्ट्र में हमारा 23 का आंकड़ा है और हम 23 सीटें जरूर लड़ेंगे। सर, कितनी सीटें महाराष्ट्र में शिवसेना आपकी जो अलायंस पार्टी कितनी सीटें, क्योंकि दावा करें हम मैं मेरे बारे में कह सकता हूँ, मैं मेरे पार्टी के बारे में कहूँगा, हम 23 सीटें